फॉर्म एक्सेलरेशन में बता। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है। यस, चलो इसी चीज को लिख लो। व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, in equal interval of time, then the body is said to be, then body is under uniform acceleration. अच्छा, नाउ जिकिशा, आप कब कहेंगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है? When there is unequal change in velocity in equal intervals of time. यस, वन अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। ये तो तुम समझते हो ना कि हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ती चली जाए और एक ही डायरेक्शन में ही जाए। वेलोसिटी है तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, जो भी होगा। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो इक्वली चेंज, तो इक्वल चेंज माना जाएगी। बात समझ आई कि नहीं? और अनइक्वल में क्या होगा बताओ? इफ देयर इज इन वन डायरेक्शन लिखा है ना, उसका चेक करो जरा बुक में। स्ट्रेट लाइन भी लिख लें, फिर इसका मतलब उसे स्ट्रेट लाइन में ही चलना पड़ेगा, डायरेक्शन चेंज करना अलाउड नहीं, ठीक है कि नहीं? सो इफ देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे क्या लिख दें? इन स्ट्रेट लाइन पर, ऐसा लिखें। अच्छा, अब इसमें देखो, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन व्हेन देयर इज अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी in equal interval of time or it changes its direction। अब इसमें क्या हो जाएगा? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी एक्सीलरेशन माना जाएगा। Then the object is under non-uniform acceleration। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 8, कैन द स्पीड ऑफ ए बॉडी बी नेगेटिव? स्पीड इज मैग्नीट्यूड, ठीक है? स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट लेंथ, and it is equal to distance travelled per unit length and is equal to, और डिस्टेंस कभी निगेटिव होती है? अगर मैं तुम जयपुर से जोधपुर की डिस्टेंस पूछूं या जोधपुर से जयपुर की, तो कभी भी निगेटिव बोलोगे कि 600 किलोमीटर ही बोलोगे। कभी ये तो नहीं बोलोगे कि नहीं -600 है। इन दोनों, दिल्ली से जोधपुर की डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस होगी वही बताओगे। तो इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। सो इट इज नेवर नेगेटिव। कहने का मतलब है जो एवरेज स्पीड है वो क्या है? पाथ लेंथ अपॉन टाइम। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रिक इंजन हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन 30 सेकेंड्स? मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक इंजन है और वो चलता चला गया, सिर्फ इंजन है, तो उसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है।
तो 30 सेकंड में कितना चलेगा? तो हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो आपको मालूम है। तो वो पूछ रहा है कि 30 सेकंड टाइम में वो कितना चलेगा, जबकि स्पीड कितनी है इसकी, वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज करो, v इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर पर आवर। आशना, किलोमीटर को बदलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ जरा। 1 किलोमीटर को क्या लिखोगे? 5/18 भी लिख सकती है, अदरवाइज 1 किलोमीटर को तुम क्या लिख सकती हो, 1000 मीटर। और 1 आवर को क्या लिख सकती हो, बोलो? 60 सेकंड। बोलो, बताओ। 3000 दो बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो 1 आवर है वो 60 मिनट है, और फिर जो 60 मिनट है उस मिनट को क्या लिखोगे, 60 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, समझ में आई बात? तो ये कितना हो जाएगा, चलिए 2 0 से 2 0 गए, इसके अलावा 2 5 10 और 1 8। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई चीज 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो तुम इसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, किस फ्रैक्शन से? सिर्फ फ्रैक्शन बताओ। क्या मैं इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा? फिर किससे करो, 18/5। ये सही है, क्योंकि अगर मीटर है तो तुमको मीटर कट करना पड़ेगा, और मीटर कट करने के लिए तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, नीचे मीटर, और सेकंड कट करना है तो क्या करोगे, ऊपर 3600 सेकंड लिखना पड़ेगा, नीचे 1 आवर। ऐसा करने से सेकंड से सेकंड कट हो जाएगा, मीटर से मीटर और किलोमीटर पर आवर। इस चीज को यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो कट करना है उसी की जगह, यहाँ तो सिंपली आप किलोमीटर बड़ी चीज है तो छोटे में तो सिंपल लिखी जा सकती है, अब छोटे से बड़े में लिखने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसका इस्तेमाल करें। समझ में आ गई बात? तो दिस इज यूनिट वेक्टर मेथड। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं तुमसे कहूं कि 2 ईयर को सेकंड में बदलो तो तुम कैसे बदलोगे? ये देखो, 2 ईयर लिखो, लेकिन ईयर नीचे अब लिखो, और ऊपर उसको किसमें बदल दो, डेज में। ईयर से ईयर कटना पड़ेगा ना, तो डेज कितना होता है, 365 डेज। लेकिन तुम तो डेज भी नहीं चाहते, तो डेज को कैसे बदलोगे? नीचे लिखो 1 डे, और उसे किस में बदल दो, 24 आवर में। लेकिन तुम तो आवर भी नहीं चाहते, तो नीचे लिखो 1 आवर, और सीधे भी चाहो तो तुम्हें सीधे भी बदलने की सुविधा है, क्योंकि तुम ये जानते हो कि 1 आवर में 3600 सेकंड है, वरना मिनट लेके और आगे भी बढ़ाते चले जाओ। इसकी पूरी ट्रेन बना रहा लो जब तक बदल ना जाए। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इससे ईयर से ईयर कटा, डे से डे कटा, आवर से आवर कटा, नीचे 1 1 1 ही है, बस ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ गई? और इस चीज को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर मेथड। तो दिस इज यूनिट। समझ में आया? किसी भी यूनिट को किसी में भी बदला जा सकता है, तो ऐसे मैंने बदल दिया। अब 18 है तो इसे 6 से करो, दैट इज 100/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी इज 100/3 मीटर पर सेकेंड। अब रोहित इसमें वैल्यू फीड करो इस फार्मूले में। 100/3 डिस्प्लेसमेंट और अपॉन 30। ये चीज हो गई मीटर पर सेकंड। अगर आप चाहो तो यूनिट की भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये मीटर पर सेकंड और ये सेकंड है, सही है? ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, 100/3 मीटर पर सेकंड
और 30 सेकेंड, और उधर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड से सेकंड इनवर्स कट गया, और 3 से इसे कट कर दो तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, या 1 किलोमीटर भी लिख सकते हो, बड़ी डिस्टेंस होती है तो कितना भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसी के हिसाब से कंक्लूड कर दो। That is how much distance is traveled. It travels 1 kilometer. It travels 1 kilometer in 30 seconds. Question number 10 देखिए. What is the meant by uniform circular motion? Why do we need a force to keep a body moving uniformly along a circular path? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है मोहित, और हमें इस पर एक कांस्टेंट फोर्स क्यों अप्लाई करना चाहिए अगर हम इसे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में रखना चाहते हैं? दोनों आंसर हो। When an object moves in a circular path with a uniform motion, then it is called a uniform circular motion. यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं होगा। यूनिफॉर्म अगर तुम कह रहे हो कि सर्कुलर पाथ में चले और यूनिफॉर्म मोशन में चले, यूनिफॉर्म मोशन, ये मुझे बताओ अर्थ का मोशन क्या यूनिफॉर्म मोशन है? अगर वो एक ही स्पीड से चक्कर लगा रही तो तब क्या यूनिफॉर्म मोशन है? बोलो, तब भी नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर एक ही स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तब क्या वो यूनिफॉर्म मोशन है? कभी नहीं। सही कहते हो, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हर सेकंड वो डायरेक्शन बदल रहा है। तो फिर आपने यहाँ क्यों यूनिफॉर्म मोशन बोला? विद ए कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कांस्टेंट स्पीड से जब एक डायरेक्शन में चलती है तभी ये यूनिफॉर्म मोशन है। डायरेक्शन बदली नहीं कि यूनिफॉर्म मोशन खत्म। जैसे मान लो कोई ट्रेन एक ही स्पीड से जोधपुर से जयपुर जा रही हो, जयपुर से जोधपुर जा रही हो, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? एक ही लाइन में जा रही हो सीधे। अच्छा, मुड़ गई, मुड़ना नहीं था, मुड़ गई तो यूनिफॉर्म मोशन वहीं खत्म। मुड़ भी नहीं सकती। अगर इंटरस्टेलर स्पेस में कोई प्लेनेट जा रहा है, सीधा चलते चला जाए इटर्निटी तक, अनंत काल तक, तब तो यूनिफॉर्म माना जाएगा। और फ्री फ्रॉम ग्रेविटी, नहीं तो एक्सीलरेशन हो जाएगा तो चेंज हो जाएगी स्पीड। सो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन एंड डज नॉट चेंज ए स्ट्रेट लाइन पाथ, देन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आई? इफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, यहाँ पर स्पीड माने। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन वन डायरेक्शन, वैसे इतना लिख देना काफी है, इन वन डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ये भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए लिखा दिया। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक ही बात है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम and moves in straight line path, स्ट्रेट लाइन पाथ पर भी चले तो वन डायरेक्शन में ही चले, then it is called uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन को एक समान गति कहते हैं, जबकि इसको एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ये सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन अलग चीज है, ये एक समान गति है। अब हम जो सब चीजें जा रहे हैं वो क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सही, चलो।
if object moves with constant speed in circular path, then it is called uniform circular motion. Such motion is only possible if there is a force, continuous force acting on the object towards its center. चल इधर रहा है और फोर्स परपेंडिकुलर चल टेंजेंशियली रहा है, लेकिन जो फोर्स लगा है वो नॉर्मल की तरफ है। तो जैसे कोई भी चीज हमेशा इनर्शिया किसी चीज को कैसे चलाना चाहती, सीधे चलाना चाह रही, जैसे कोई चीज इनर्शिया का काम, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी होता है। सीधे चलना चाह रही है और कोई फोर्स इसको कह दे फुटबॉल को कि इधर जाओ, तो फिर इधर चलने लग गई, फिर बोले इधर जाओ, इधर चलने लग गई, फिर बोले इधर जाओ, फिर इधर चलने, तभी तो सर्कुलर होगा। उसको खींचती रहे लगा, तो फिर क्या होगा? अदरवाइज वो जहां पर तुमने तो धागे को भी छोड़ दो, अगर कट कर दो बीच में एक चीज घुमा रहे हो, धागे को कट करते वो सीधे निकल जाएगी, पत्थर वो फिर थोड़ी ना घूमेगा। जब तक उस पर टेंशन लग रही है सेंटर की तरफ, तभी तक तो धागा घूमेगा, अदरवाइज वो किधर निकल जाएगा? सीधा निकल जाएगा। तो देयर इज ए कंटिन्यूअस फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट directed towards the center is needed to keep it in circular path. समझ में आई बात की नहीं? And such force is called centripetal force. देखो तो इस चीज को आगे लिखें। Otherwise object will leave its circular path and go in straight line path due to inertia of direction. ये लिखना पड़ेगा उसमें। There is a continuous force directed towards center. Directed towards center होना चाहिए। Should act on object. और उससे क्या होगा? टू कीप इट इन सर्कुलर पाथ। मुझे ये बताओ कि अगर इस ऑब्जेक्ट में इधर से मैं एक फोर्स लगा दूं और ये इधर ही जा रहा था, तो और इसका मास है, तो क्या तुम मौजूद मुझे बताओ क्या ये इसकी स्पीड बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ेगी? मतलब इसकी स्पीड बढ़ सकती है क्या? इस पे एक्सेलरेशन काम करेगा, उसे भी इतना बताओ। बढ़ सकती है, क्योंकि जिधर ये चल रहा है तुमने उधर ही फोर्स लगा दिया। इफ फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उससे बहुत कुछ काम करता है। आप जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम भी होती है, एक्सेलरेशन भी लगता है, सब कुछ होता है। तो ऐसी स्थिति पर इस पर एक्सेलरेशन आ जाएगा और इसकी स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी। मोटर कार भी जब तुम चलाते हो तो जैसे ही उस पर रेस देते हो, थ्रस्ट लगता है, थ्रॉटल खोलते हो इंजन का, तो बढ़ नहीं जाती स्पीड। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इधर की ओर करूं, तुमने वर्क चैप्टर में पढ़ रखा है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा दूं, तो क्या उससे वर्क डन कुछ होता है? वो सिर्फ उसके डायरेक्शन को बदल सकता है, उससे उसकी स्पीड नहीं बढ़ सकती। अगर कोई इधर कार जा रही, कोई इधर धक्का देने लगे तो डायरेक्शन भले बदल देगा, लेकिन क्या स्पीड बदल पाएगा? तो इस पर लगने वाले फोर्स से इसकी जो स्पीड है, जो v स्पीड है, वो कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए यहाँ ये लिख देना बिल्कुल वैलिड है जो आप ये लिख रहे हो ना कि कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि स्पीड बदल ही नहीं सकती। एज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू स्पीड एट ऑल द पॉइंट्स, ऑल द मोमेंट्स, सो स्पीड विल नेवर चेंज, हाउएवर इट एवर चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? इतनी तो तुमको बात समझ में आ गई। चलो, तो ये ऐसे बताने के लिए है, इसका हिस्सा नहीं है। सो दिस इज द फोर्स। इस चीज को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स।
ठीक है, ये सेंटर की ओर काम कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? और ये ट्रांसलेशनल फोर्स, इसे एफटी कहते हैं, इसे एफसी। जो उसी के अलोंग काम करें तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल फोर्स। ये चीज इतना जरूरी नहीं, लेकिन मैंने बता दिया, इसे एफटी कहते हैं। ठीक, तो इट, ये क्या होता है? रिजल्ट्स इन एक्सीलरेशन एंड इट रिजल्ट्स इन चेंज इन डायरेक्शन। बोलो, बात समझ में आ गई? इट रिजल्ट्स इन, और ये क्या करता है? रिजल्ट्स इन चेंज इन डायरेक्शन। सब चीजों को ध्यान से समझो। क्यों? क्योंकि इस बार का जो 10th का मैथ्स का पेपर आया है उसमें ज्यादातर सवाल आईआईटी के दे दिए हैं। अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है नीति के थ्रू 8th के बच्चों का इतना हार्ड सिलेबस बना दिया है, 7th में 2 मैथ्स की बुक है, वो आसानी से आपको 10th पास नहीं करने देगी जब तक आप रिगरस स्टडी नहीं करते किसी चीज की। बोलो, बात समझ में आ रहा कि नहीं? ये नहीं, बच्चे यहाँ मिलियंस पास हो जाते हैं, बाद में फिर क्लेम करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उनको वो 6th से ही ऐसे गियर में डाल देना चाहती है कि अल्टीमेटली 12th तक जाते जाते वो सब जान जाए और फिर वो जिस भी फील्ड में जाए वहाँ एक्सेल करें। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ो, उसको नोट करो। अदरवाइज जो अभी हमारे यहाँ के 10th के 23 बच्चों की हालत हुई है, वो आईआईटी के सवाल उनको दे दिए गए और कोई सुनवाई नहीं। तो वो अभी जबकि उनके पास बुक भी नहीं आई है, तब भी वो एनईपी के हिसाब से उनको ढाल रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इसलिए मैं आपको क्या कि कोई भी चीज़ है, अब आप 10th में जाने वाले हो तो 10th में आपको ये मान के चलो 11th 12th का सिलेबस भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ओके, आसान नहीं होगा, वो एलिमिनेट कर देगी फालतू बच्चों को, जो बिल्कुल रीजनेबल बच्चे उनको रखेगी कि जिससे सब लोग नौकरी ना पास मांग सकें। समझ में आ गई बात? ये तो दैट इज कीप इन सर्कुलर पाथ, सच फोर्स इज कॉल्ड, उस फोर्स को क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। 3 घंटे में 38 क्वेश्चन करने को दिए, उसमें भी ज्यादातर बच्चों को समझ ही में नहीं आया कि कभी आए ही नहीं है, और आउट ऑफ सिलेबस 11 12 के सिलेबस से दे रहा है। बताओ बच्चे, जब तुम सिलेबस में डालो या तो वो चीज सिलेबस में भी नहीं डाल रहे हो, बाहर से दिए जा रहे 11 12 के, बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो मांग हो गई उसकी। हाँ, इस बार 10th में 2 बोर्ड हो रहे हैं ना, तो सीबीएसई का क्या पॉलिसी है, यानी जो भी बच्चा दूसरा बोर्ड देना चाहता है वो तो है, वो पैसे देगा। तो इसके कारण कम से कम पूरे इंडिया में 10 से 11 लाख बच्चे 10th में अभी बहुत गंदा पेपर है तो री देंगे। इससे सीबीएसई का लगभग 200-300 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए ये कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। क्या क्या रीजन है पता नहीं, ये सही चीज लग रही है मुझको। ठीक है, तो सच फोर्स इज कॉल्ड, उस फोर्स को क्या कहेंगे बोलो? सच फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड, किस लिए नीडेड है? टू की, ठीक है, if centripetal force is not applied, अब क्वेश्चन का आंसर, then due to the inertia of direction, object will move in straight line and never move in circular path। if ये चीज नहीं लिखनी है, ये तो मैंने ऐसे बता दी। if centripetal force is not applied, then क्या होगा बोलो? Due to inertia of direction, object will move in a straight line path. And not in circular. अब आगे देखो, ये बात सही है आपकी मोजिद, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो सिलेबस आया है ना, ये बहुत ज़्यादा टफ आया है। आप बुक उठा के देखो 8th की, कभी मौका मिले छोटे बच्चों की, तो तुमको पता चल जाएगा, तुम्हारा तो सब इंक्लूडेड है ही है उसमें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 9th की जो छोड़ दी हो।
और भी है, 2 बुक कर दिए। चलो आगे का सवाल देखो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अगर तुम इसमें मास से डिवाइड कर दो तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो जाएगा, क्योंकि F इज इक्वल टू ma, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, FC इज इक्वल टू MAC, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा, FC/m, जहां AC को क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, क्योंकि ये केंद्र की ओर लग रहा है। चलो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। तो ए बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करो रिद्धि कि उस पर एक्सीलरेशन तो काम कर रहा हो, स्पीड जीरो। बुक का ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। दीपिका आप करो। हाँ बोलो। अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको तो यस, दैट इज, ठीक है। अगर मान लो हमने ऊपर फेंक दिया तो उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो, लेकिन उस समय भी इस पे ग्रेविटी किधर की ओर काम करेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बात कि नहीं? तो जवाब दिया करो, उससे मैं आपको इम्प्रूव करा दूंगा, ठीक है। नहीं तो क्या है कि अनवांटेड बच्चे, जैसे उसने हिटलर ने कर दिया था, तो मोदी जी भी अनडिजायरेबल बच्चों को एलिमिनेट कर देंगे, कहेंगे आपकी तो जरूरत ही नहीं, शिक्षा में कहाँ आ गए, जाओ किसानी खेती करो। तो अब सरल सरल सवालों का जवाब दिया करो तुम। इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड देन एट हाईएस्ट पॉइंट या टॉप मोस्ट पॉइंट क्या होगा, इसकी स्पीड तो जीरो है, लेकिन क्या ग्रेविटी इसको वहां रुकने देगी? इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड then at topmost point its speed is zero but acceleration, that is gravity भी एक acceleration है, continue to it, ठीक है, on it in downward direction. Anything, a body moving horizontally with an acceleration in vertical direction. बॉडी हॉरिजेंटल मूव करें और उस पर एक एक्सीलरेशन काम करे वर्टिकल, बताओ जरा। सही है, जैसा कि मोहित ने बताया, इफ स्टोन इज थ्रोन and it ultimately falls down at some place, so this is the position where the body is moving horizontally but gravity is working down. बहुत अच्छा एग्जांपल दिया इन्होंने, समझ गई बात कि नहीं? if stone is projected, इसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है, at certain angle, कितने भी एंगल पर तुम फेंक सकते हो, मान लो तुमने 45 डिग्री पर फेंका, if stone is thrown at certain angle, तो वो ये कौन सा पॉइंट है इसका, मोमेंटरीली ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है,
उसी पॉइंट पे तो वो नीचे आएगा, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो इस समय ये इसकी स्पीड किधर है, हॉरिजॉन्टल है। तो इस समय क्या होगा, देन एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट its speed is horizontal, however its speed is horizontal while gravitational acceleration, गुरुत्वाकर्षण त्वरण acceleration will act on it वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे काम करेगा बताओ, वर्टिकली। ठीक है, एक और सवाल बताइए रिद्धि। अब देखो, नाउ अ बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन एन एक्सीलरेशन मोशन, बताओ। जिज्ञासा, नॉट पॉसिबल। इन्होंने बता दिया कि अगर तुम सर्कुलर पाथ में भी ले रहे हो तो भी कांस्टेंट स्पीड होता तो मान भी लेते। तो इफ एक्सीलरेशन एक्ट्स देन आइदर इट चेंजेस इट्स स्पीड और इट्स डायरेक्शन, है ना। सो वेलोसिटी कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी में तो स्पीड भी होती है और क्या होता है, डायरेक्शन हो सकता है। तो क्या एक्सीलरेशन लगेगा और ना वो डायरेक्शन चेंज करे और ना वो उसकी स्पीड चेंज करे, ऐसा संभव है? सीधा चलेगा तो स्पीड चेंज कर देगा, परपेंडिकुलर लगेगा तो डायरेक्शन, और दोनों ही स्थितियों में तो वेलोसिटी चेंज हो गई। बोलो सही है कि नहीं? तो इट इज नॉट पॉसिबल। फोर्स लगाओ वो कोई काम ना करे, संभव ही नहीं है। इफ एक्सीलरेशन एक्ट्स on object, then it either changes magnitude of velocity, magnitude of velocity को speed भी कहा जा सकता है, instantaneous speed, और direction. In either of the cases velocity will get changed. Velocity gets changed. इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर वाला केस स्पीड का हो सकता है, बट इसका नहीं हो सकता। Now, car moves with a speed this for half an hour, 25 km/h for an hour, and 40 km/h for 2 hours. Calculate the average speed of car. रिद्धि क्या करोगी? सब क्वेश्चन तुम्ही से पूछा जा रहा है, बोलो। करेक्ट, यही चीज लगा दो। अब्दुल वाला केस है, जो बुक का सेकंड क्वेश्चन था अब्दुल का, वही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, a car moves with a speed, 3 सेक्टर में इसका करो। एक अलग अलग है, पहले चलती है आधे घंटे, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे, हाफ एन आवर, फिर उसके बाद 1 आवर और फिर 2 आवर। अच्छा, शुरुआती स्पीड क्या है उसकी? 30, 25, 40, 30 km/h, 25 km/h और 40 km/h। कितनी बात समझ आ गई? तो आपको जैसा रिद्धि ने बताया कि दिस इज केस 1, केस 2,
और ये केस 3। चलो केस 1 में डिस्टेंस क्या होता है मोहजिद? डिस्टेंस का फार्मूला बताओ। स्पीड इनटू टाइम। सही, स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको फार्मूला नहीं भी पता है तो भी आप यूनिट से पता लगा सकते हो। जैसे 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, हाफ आवर, तो इससे पता चल जाता है। अगर किलोमीटर में चीज आ गई तो सही फार्मूला लगाया। यूनिट आपकी बहुत हेल्प करती है। सो दिस कम्स एज 15 किलोमीटर। और केस 2 की डिस्टेंस बताओ। केस 1 की डिस्टेंस को S1 मानो, तो फिर से लगाओ। S2 क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, V2 इंटू T2। भाई अगर दूसरा है तो अब वो दूसरी स्पीड से चलेगी, लेकिन वो दूसरे टाइम से चलेगी, तब इसकी कितनी स्पीड होगी बताओ? 25 किलोमीटर पर आवर। और साथ में टाइम कितना है? 1 आवर। आवर से आवर कट गया, तो दैट इज 25 किलोमीटर। और केस 3 देखो, ये बताओ S3 कितना होगा? V3 इंटू T3। ये V1 इंटू T1। सही है। चलो तो कितना है? 40 इससे चली और कितने देर तक चली? 2 आवर तक। इतनी बात समझ में आई? तो ये कितना हो गया? 80 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस अनवी क्या होगी बताइए? और टोटल टाइम क्या होगा? बताइए। 120 आ रही, ये तो हो गई 40, ठीक है। तो 15 प्लस 25 प्लस 80, 120 किलोमीटर हो गई टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना हो गया? 3.5 आवर। ये 3.5 आवर। सही है। ये 7/2 लिख लो। कितना लिख दो? 7/2 आवर। इतनी बात सही है। अच्छा, अब एवरेज स्पीड का फार्मूला बताओ अनवी। टोटल डिस्टेंस, ओके, ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। दैट इज 120 किलोमीटर और अपॉन 7/2 आवर। अब नीचे की चीज होती है वो पलटती है और ऊपर की चीज खिसकती है। नीचे ऊपर वाली होगी फ्रैक्शन तो सीधा खिसक जाएगा, और नीचे का होगा तो पलट जाएगा, तो 2 पर चला जाएगा। तो क्या होगा? ओके, देखिए जरा। बुक के भी इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा उसको कराने में। देखो 120 किलोमीटर और उसमें किससे डिवाइड किया? 7/2 आवर। तो 120 किलोमीटर यहीं रहा और ये इंटू हो के 2/7 आवर, आवर 7 के साथ। तो ये कितना हो गया? 240/7 किलोमीटर पर आवर। सही, क्योंकि 7 के साथ आवर रहेगा ना। अब जरा देखो, 7 से ये कटेगा तो नहीं, तो क्या चीज आएगी? कितना आएगा डिवाइड करने? कुछ आएगा? 34.6 आ रहा है। 7 3 या 21, 7 4 या 28, 6 कहाँ से आ रहा है? 14 और 67 8 जा। सही है। दैट इज, और भी चाहो तो 5 और आ सकता है, क्योंकि यहाँ 4 बचा है। तो 35
4.285 इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। इसके आगे कंक्लूड करोगे, क्या कंक्लूड करोगे? इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। चलो अगला सवाल देखो नवदीप। फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेटा अबाउट मोशन ऑफ कार। तो तुमको प्लॉट करना है, टाइम दिया है, डिस्टेंस, एसटी ग्राफ बनाना है। चलो नाउ टाइम दे रहा है, इस फाइंड द स्पीड ऑफ कार बिटवीन, प्लॉट द ग्राफ। ये नहीं बोल रहा कि ग्राफ किसका किसका चाहिए, तो हम एसटी का ही बनाएंगे जब एसटी दे रहा है। ठीक है, निकल तो नहीं दे रहा, बाहर मत निकला करो। चलो दैट इज एस, इधर लो, बाहर तुम्हारे पापा नीचे बैठे रहते हैं, निकल नहीं पाओगे, मेडिकल शॉप में ही बैठे रहते हैं। दैट इज 0 20। तो क्या चीज ली जाएगी जो बिल्कुल सही बैठे? 20 ले लें क्या? 20 लेने में 65 भी है। 10 पे 50 60 70 80 90। चलो ये तो एस हो गया, जो कि किलोमीटर में, किस में लेना है? किलोमीटर में। और टाइम किस में लेना है? टाइम आवर में, ये लिया ही जा चुका है। अच्छा कितना टाइम है? 11 बजे। एक किंक बना दो और यहाँ पे दिखाओ 11 बज रहा है। 11 पे क्या है? एम होगी, दिन की काल होगी। 11 12 13 14 और क्या है? 12:30 है, 1 बज रहा है। ये मतलब दिन में ही चल रही है। ठीक है, 12 के बाद करो 1 2 3, ये सब हो गए। यहाँ तक तो एम हो गए, ये नून हो गया, ये पीएम हो गया, पीएम हो गया, 12 नून हो गया। सही। अच्छा अब बताओ 11 बजे उसकी क्या डिस्टेंस थी? मतलब वो कहाँ पे था? क्या घर पर ही था? अपने घर से निकला? ये देखो पोजीशन की है अविश, तो ये पोजीशन है। वी में पोजीशन मत माना करो, कल तुम पूछ रहे थे ना। एस हो तो वही वो पोजीशन है। 12 11:30 पे वो कहाँ पे निकल गया बताओ? ये सारे तो 20 पे आ गया। 11:30 12 पे कहाँ पहुंचा? 30 पे पहुंच गया। अगर एसटी ग्राफ लीनियर हो तो फिर उसे यूनिफॉर्म मोशन माना जाए, बट इट शुड नॉट बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, नहीं तो रेस्ट पे माना जाएगा। कल पहला सवाल, इसी का पहला सवाल देखा था कि नहीं? अब अगर देखो 12 पे 30 है, 12:30 पे 65। अब 12:30 देखो, यहाँ पे इसने ऐसी रेस लगाई कि पहुंच गया यहाँ 65। तो तुमको क्या लगता है नवदीप? मान लो अगर मैं इन सबको मिलाऊं तो तुमको क्या एक लीनियर बात मिलेगा? नहीं मिल सकता है। और 1 o'clock पे तो वो 100 पे पहुंच गया। 1 o'clock पे निकला तो करीब पाली पहुंच गया। वो जोधपुर से निकला, पाली पहुंच गया। तो ऐसे में ये क्या बन रहा है? जो भी चीज है अगर आप फ्री कर्व लगाएं तो भी ध्यान रखें इसको सीधा सीधा मिला, ऐसे ही मिला, इस रूलर से मिला दे, इसके माप से। सही है? इतना तो मैंने कर लिया। इस प्लॉट द ग्राफ के लिए कुछ भी पोर्शन नहीं दिया है। अब इसके आगे की बात देखो। Now, find the speed
स्पीड प्रियांशु बताओ, 12 से 12:30 के बीच कैलकुलेट कर ली होगी आपने स्पीड। तो दैट इज उसकी जो एवरेज स्पीड है, इट इज स्पीड का क्या फार्मूला होता है कि चेंज इन डिस्टेंस s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, भाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और कितने टाइम में हुआ। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 12 पर इसका क्या कोऑर्डिनेट है, 12 पर तो यहाँ पर है और 12:30 पे 65 पर है, तो दैट इज 12 नून पर वो कितने पर है, 30 पर है। और ये मुझे बताओ 12:30 पे कितने पर है, 12:30 PM पर 65 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये चला, पता कर लेना कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है और यहाँ से टाइम निकाल लेना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो एवरेज स्पीड होती है, सही है कि नहीं। तो इसलिए क्या फार्मूला लगे, ये बुक में ही है फार्मूला, आप देखो तो बुक में मिल जाएगा। तो दैट इज, इसको क्या करेंगे, एवरेज स्पीड वैल्यू फीड करो जरा प्रियांशु। S2 माइनस वैल्यू फीड करनी पड़ेगी। आप रोहित आप करो, आप तो पानी पी के आए हो। 30 ये सही, दिग्विजय आप भी करिए, ये तो काफी अच्छा कर रहे हैं। हाँ बोलो 65, क्योंकि कहाँ पे है और कहाँ से चला, आपको तो 12 से 12:30 निकालना ना, ये 12 हो गया और 12:30, तो उसको करो। अल्टीमेटली तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ के बीच में, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, तो ये है 65 माइनस 30 और ये टाइम का जोन है, ये पैरेलल एक्सिस, तो ये T2 माइनस T1 दैट इज 12:30 और माइनस 12। तुम्हारा काम बहुत आसान है, हाँ ये सही बता रहा है, दैट इज 30 और अपॉन में क्या लिखोगे, बोलो सही, 12:30 पे था और ये 12 है, सो 12:30 माइनस 12, बोलो सही कि नहीं। तो ये हुआ 35 और ये हाफ एन आवर, कितना घंटा होता है, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर तो क्या है कि वो 2 ऊपर चला जाए, जैसे अभी पिछले सवाल में नहीं चला गया था। तो ये कितना हो जाएगा, ये किलोमीटर में है और ये नीचे आवर में है, तो 35 इंटू 2 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया। ये हाईवे ही होगा, इतना कैसे तेज चला गया। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार, अविश एवरेज स्पीड निकालो। ये एवरेज स्पीड बिटवीन 2 टाइम इंटरवल्स था, लेकिन अब एवरेज स्पीड ऑफ कार निकालो पूरे सफर के दौरान, वॉट एवर इज द टोटल जर्नी, उसमें उसकी क्या फार्मूला लगाओगे, टोटल डिस्टेंस को वैल्यू फीड करो, बोलो बताओ कितना चला टोटल कार और कितनी देर में चलेगी, तो बताओ कितनी देर में चला। 3 घंटा होता है, 11 से कितने, जैसे 11 से 1 तुम मूवी देख के आए, बोले 3 घंटे की मूवी थी, बिल्कुल हेक्टिक थी, सो हेक्टिक। हाँ देखो वो बता ले रहे, जबकि वो पानी भी नहीं पिए, ठीक है। तो दैट इज 100 है, और 1 o'clock से 11 o'clock कितना टाइम होता है, 2 ही घंटा होता ना। सो दैट इज इक्वल्स टू किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, सही है। तीसरा सवाल जिगिशा, इज द कार्स मोशन एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जस्टिफाई। नो, व्हाई इट इज नॉट, इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, व्हाई इट इज सो, एज अभी थोड़ी देर पहले तुम्ही ने बताया था, एज it is traveling unequal distances in equal intervals of time. सही है, एज इट इज ट्रेवलिंग
अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले आधे घंटे में 20 चल लेती है और अगले आधे घंटे में 10 चल लेती है। भाई ये भी कोई बात है? चेक कर लो। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो, इससे पता चलता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति नहीं है। तो तृप्ति मुझे, अरे ठीक है जाओ पियो ना। पानी भी वो नींबू पानी तो डाल के नहीं दे रहा है, ऐसा क्या इफेक्टिव है। चल क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। डायग्राम shows a velocity time graph for a car starting from rest. The graph has 3 sections. ये VT ग्राफ है, तो VT ग्राफ में यहीं से V ड्रॉ कर लो, ये V हो। खैर इसमें यूनिट तो कुछ लिखी नहीं है, टाइम यूनिट नहीं है। चलो T2 T3 T यहां पर बताया जा रहा है, ये T है, ये कितना है और ये कितना है। चलो A B C D, अभी कल तुमको एक ग्राफ बनवाया था और उसमें एक्सीलरेटेड मोशन का भी था, VT से ही एक्सीलरेशन का पता चलता है। और CD, तुम सिर्फ मुझे दिग्विजय ये बताओ कि A से B के बीच में, मतलब इस T टाइम इंटरवल में, ये 0 टाइम है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बोलो। इंक्रीजिंग, पहले 0 थी और T पे कितनी हो गई? ये भी कुछ मान सकते हो, V ही मान लो, बढ़ गई। तो ये जो मोशन है A से B के बीच का, ये एक्सीलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड मोशन है कि यूनिफॉर्म मोशन? बोलो, बताना पड़ेगा। एक्सीलरेटेड यानी आपने कहा ये एक्सीलरेटेड है क्योंकि स्पीड बढ़ गई, 0 से यहाँ तक आते आते V पहुंच गई। हाँ, एक चीज और बताओ, B से C के बीच में इसकी स्पीड बढ़ रही कि कम हो रही? रेस्ट कहाँ है? 20 की स्पीड से चल रहा है, ये V का ग्राफ है, थोड़ी है। V का मतलब 20 की स्पीड, 20 होगी, तो कोई चीज 20 की स्पीड से चल रही तो क्या रेस्ट पे, कहेगी 20 से चला रहा हूँ, रेस्टी पे हूँ। ये कैसा जादू है? तो कैसी स्पीड है ये? बोलो। यूनिफॉर्म मोशन का केस हो सकता है ना, या फिर कांस्टेंट स्पीड, हमें मालूम नहीं कि उसने डायरेक्शन बदली नहीं, इतना तो हमें नहीं पता चल रहा है। वेलोसिटी लिख रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन लिखो, क्योंकि स्पीड नहीं लिख रहा है। वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी एक ही कांस्टेंट है, तो ये कैसा हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड होता तब फिर हम कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन वेलोसिटी है तो वो एक ही डायरेक्शन में, मान लो ये 20 की स्पीड है तो एक ही डायरेक्शन में 20 से चल रहा है। थ्रोटल चलाते चलाते वो सो गया स्कूटी पे, और भाग्य से उस समय कुछ था भी नहीं और T से 2T तक निकल गया, तो आप खुल गई, भेलपुरी वाले की आवाज आई। तब फिर इसके आगे अब C से D के बीच में बताओ उसकी स्पीड कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? बोलो। तो कैसा मोशन है ये? बोलो, थोड़ा तेज बोला करो। रिटार्डेड, ये मंदन है, ये त्वरण है, ये मंदन। रिटार्डेड भी बोल सकते हो या फिर डी एक्सीलरेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्सीलरेशन और डेसीलरेशन, सही है। अब जब तुम सभी चीजें बता दो तो जवाब भी दे दो, जवाब भी आप ही से लेंगे सारा। AFED, इसे V नॉट कहा गया है, V नॉट को U ही कहा है। चलो, कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेक्शन AB एंड
BC। तो AB में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है और BC में तुम्हें क्या लगता है, AB में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है कि BC में, ये बताओ दिग्विजय। मोजिता करेक्ट। जिज्ञासा BC। ये लोग ये जानते हैं कि एरिया अंडर VT इज द डिस्टेंस ट्रेवल। अभी पकड़ ली इन्होंने कि VT में जो अंदर अंदर का एरिया होता है, अब इसका एरिया ज्यादा लग रहा है इनको, तो कह रही ज्यादा डिस्टेंस है। अब ये ट्रेंगुलर लग रहा है, चीज ही पकड़ लेती है, क्या करें। बात सही है कि नहीं? ये तो तुम्हारी मोशन चैप्टर की मुख्य लाइन है कि V इंटू टी, यही तो ऐसा होता है। अभी उन्होंने बता दिया था आशीष ने शुरुआत में आते ही कि सर वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस क्या है। जैसे कुछ ना आए तो आशीष से पूछो, ये हर चीज बता देगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आशीष बताओ AF में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की है कि ED में? AF में ज्यादा चली गई है डिस्टेंस की ED में? इक्वल डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ भी t माइनस 0 तो t आएगा 3t माइनस 2t, तो क्या सेम आएगा? तो दोनों में सही है कि नहीं? AF में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है उसके कितनी गुना डिस्टेंस अविश FD में ट्रेवल की गई है? करेक्ट, तुरंत पकड़ लिया। बोला ये अगर ये एक ट्रायंगल है तो इसका ये डबल 2 ट्रायंगल हुआ और एक ये 3। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे मेलोइंग टेस्ट हो, मुंह में पिघल जाए चॉकलेट, ऐसे बताते हैं ये हर चीज। बहुत बड़ी बात है, सही। हर चीज इनको मालूम चल सही। जितनी यहाँ चली है उसके आगे उसने 3 गुना डिस्टेंस चल। अब हम पहले सवाल का दीपिका आपसे जवाब पूछते हैं, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन AB। ये देखो, उतना बताने के पहले मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं तब तुम बता पाओगे। ये 10 है, ये 20 है। 1 2 3, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, और ये 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये की वेलोसिटी। अच्छा, ये टाइम है। ये मुझे बताओ दीपिका कि ये 20 पर मैंने लाइन खींच दी, 20 पे लाइन खींच दी, तो इस समय व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मोशन? मोशन का स्टेट क्या है? क्या वो रेस्ट पर है? नवदीप ये तुम्हें ही बताना है, इज इट इन रेस्ट या और कुछ है? यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि 20 पे चल रहा है। ये स्पीड है ना कि वो उसकी डिस्टेंस है, घर से डिस्टेंस थोड़ी ना, जैसे कल झोपड़ी और पेड़ बना दिया था। ये भी है, सही है। अच्छा मुझे बताओ 3 सेकंड में वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? अगर 1 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड चलता है तो 3 सेकंड में कितना चलेगा? 60 चलेगा। मेरा कहने का मतलब है मुझे सिर्फ 3 सेकंड के लिए चाहिए डिस्टेंस। तो तुमने ये डिस्टेंस कितनी ली? यहाँ से यहाँ तक कितना है? क्या ये 20 है? और यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 3 है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी, लेकिन यहाँ तो V इंटू टी हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3, तो 60 आपने बता दिया। तो बोलो एरिया अंडर VT कर्व क्या होता है? ये बताइए। एरिया अंडर VT कर्व से क्या निकल के आया? ये जो एरिया है, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। तो आपने क्या बताया? एरिया अंडर VT कर्व इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। आप अच्छा बता रहे हो, अब आपसे ही पूछा जाएगा। जब आप चीज बता ही रहे हो तो क्यों ना आपका पूरा फायदा उठाया जाए। 10 से ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ये भी है। अगर लीनियर पाथ पर चले, कल मैंने तुमको VT के 2 ग्राफ बताए थे, एक यूनिफॉर्म मोशन का बताया था और एक नॉन यूनिफॉर्म।
एक ऐसा बताया था ग्राफ और दूसरा ऐसा ऐसा, तो बताओ इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला कौन सा? एक्सीलरेशन तो है, v बढ़ता चला जा रहा है, तो एक्सीलरेशन तो है। क्या ये यूनिफॉर्मली बढ़ता जा रहा है कि नॉन यूनिफॉर्मली? तो 10 से ये धीरे धीरे ये 40 तक पहुंच गया। कितने तक पहुंच गया? 10 पे था, फिर 1 सेकंड आया, फिर ये देखो ये 2 सेकंड आया, और फिर ये देखो यहाँ तक 3 सेकंड। कहने का मतलब है 10, 20, 30, 40। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि अगर ये v है ये t है, तो ऑब्जेक्ट ने जब उसका इनिशियल स्पीड था तो 10 मीटर पर सेकंड था, और अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उसने स्पीड कितनी गेन कर ली? 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन 40 कब गेन की बताओ? 3 पे तो 40 थी, और 0 पे कितनी थी? 10 थी। और ये केस तुमने किसका बताया? केस आप बताओ। ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण का केस है। इट इज केस ऑफ, अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहां तक तुमको समझ में आ गई बात? तो मैं तुमसे s पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? s पूछ रहा हूं। तुम बताओ कि ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इस पर एप्लीकेबल है कि इस पर एप्लीकेबल है कि दोनों पे एप्लीकेबल? बोलो। बता रहे हो तो तुम ही से पूछा जाएगा। क्लास में सिर्फ तुम ही बता रहे हो इस समय। बोलो। करेक्ट। जैसे कि नवदीप ने बताया कि इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए जो फार्मूला होगा वो क्लास 12th में इंटीग्रेशन के मेथड से हम सीखेंगे। बहुत बड़ी बात बोली है इसने। बोला ये जो भी चीज है वहां जब इन तीनों का डिडक्शन कहा गया है तो वहां सबसे ऊपर यही लिख दिया गया है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब प्रूफ करा गया। अच्छा हमने भी बताया तो 3-4 बार बता दिया, वो इसे आज तक याद रहेगी। ये जो चीजें हैं, जो भी फार्मूले हैं, ये सब किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हाथ खड़े कर दो, बोलो जाओ 12th में पढ़ो जाके, और या फिर अगला पेपर का इंतजार करो, तब तक हम तैयार हो जाएंगे। 2 चीजों से सही है। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, अपने लेवल के बराबर कह दी इन्होंने बात। अब यहाँ तक बात हो गई, तो हमें इन सब से फिर भी कुछ लेना देना है। हमें क्या लेना देना, तुम्हारा लेवल क्या है। तुम तो सिर्फ मुझे ये बताओ कि 0 से 3 सेकंड के बीच में वो कितनी डिस्टेंस चला, जबकि तुमने ये अभी अभी बोला है S इज इक्वल्स टू एरिया अंडर VT ग्राफ। अब तुम मुझे बताओ, V भी दे दिया, T भी दे दिया, एरिया बता दोगे तो S निकल आएगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन जीरो। बोलो। फाइंड द, बोलो, बिटवीन। तुम ही बता सकते हो नजदीक, क्योंकि तुम नए जले हुए दीप हो। बताओ। फिर यही तो निकालना है, उसमें क्या देखी? बोलो। 12। बहुत अच्छा, इन्होंने कैलकुलेट करके अब बड़ी बात है, आंसर ही बता दिया। कैसे बताया वो मैं बता रहा हूँ। आंसर सही है क्योंकि मेरे पास इसकी रेप्लिका है आंसर शीट, तो इनका आंसर सही है, लेकिन कैसे बताया वो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सर ये जो आपने बताया है ये एक पैरेललोग्राम क्या है, अब पैरेललोग्राम का एरिया इनको पता है, तो इन्होंने ये मालूम है कि इसके अंदर का एरिया, अच्छा ये मालूम था कि 10 है, और ये भी मालूम है ये कितना है 40, और यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है 3 सेकेंड। तो इन्होंने कहा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही तो डिस्टेंस है, एस को इन्होंने क्या कहा, एरिया अंडर VT कर्व, इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कह दिया। और कौन सा पैरेललोग्राम, खैर नाम तो कुछ भी नहीं दिया है, तो इन्होंने कहा कि हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड।
इनटू दूसरा क्या कहा, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड बताओ, सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है यहां पर, दैट इज 10 प्लस 40, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 3। तो अब ये हुआ हाफ इंटू 50 इंटू 3, तो ये 25 हो गया, और तुरंत इन्होंने 75 किलोमीटर या मीटर में जो भी होगा, तो मीटर ही है, 25 मीटर। ये नवदीप्स मेथड है। किसका मेथड है, नवदीप्स मेथड। लेकिन अविश इसे कुछ और ही तरीके से कर लेते हैं, अविश मेथड। सही है, ये यू था, अविश के लिए ये क्या था, उन्होंने बोल दिया सर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जोड़ देंगे। ये तो उनको मालूम था कि ये 40 है और ये कितना है 10। सही है, अगर ये लेंथ 10 है तो अविश ने इसे कितना माना होगा 10, तो फिर इसे कितना माना होगा, क्या 30 माना होगा। अच्छा ये 3 है तो इसे कितना माना होगा 3 सेकंड। इसका एरिया इन्होंने कैसे निकाला होगा, और इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ किया होगा। सही, तो किया सेकंड मेथड। उन्होंने भी कहा कि एरिया अंडर वीटी कर्व। सही है, तो एरिया अंडर वीटी कर्व के लिए इन्होंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, और L इंटू बी, ये चीज है। तो जरा देखो, हाफ इंटू बेस 3 है और हाइट कितनी है, रोहित ये समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं फिर से समझा दूं। ट्रायंगल का आ गया तुमको ना, जैसे मान लो 40 है तो यहाँ तक तो 10 हुआ ही, और नीचे वाले को बताओ जरा, 10 इंटू 3, तो ये 15 है, ये 45 प्लस 30। इस तरीके से अविश फेमस हुए, बहुत बात समझ आई, और नवदीप ऐसे फेमस हो गए। इतनी दोनों बात तुमको समझ में आ गई, या तो पैरेललोग्राम से भी कर सकते हो या किससे कर सकते हो, ओके। अब जरा देखो तीसरा मेथड क्या है, कि मान लीजिए दैट इज रोहित्स मेथड। रोहित ने भी दिमाग लगा लिया, ठीक है। रोहित कहते हैं कि सर अगर मान लो ये u है और आपने ये v लिखा है और ये 0 था, ये t लिखा है, तो फिर सर ये भी u होगा। बोले अगर ये u है तो क्या होगा, ये u होगा। और मैं सर इस डिस्टेंस को, ये पूरी तो आपने v मान ली है, तो मैं इसे v माइनस u लिखूंगा। सही बात है, जैसे ऐसा समझो, ये बताओ यहां तक अगर u है तो बची कितनी। अब इन्होंने कहा सर ये तो t है, तो मैं इसे हाफ इंटू टी और इंटू क्या लिखूंगा v माइनस u। सही, और इसे क्या लिखूंगा, ये तो u है ही है, तो इसे इन्होंने क्या लिखा u इंटू टी, और इसके लिए क्या फॉर्मूला कर दिया, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां तक समझ आ गया कि नहीं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या ले लिया ut, और इसका एरिया क्या ले लिया हाफ v माइनस u इंटू टी। बोलो इसका फार्मूला समझ में आ गया। अच्छा t इनको पहले से ही पता था, इन्होंने आशीष से पूछ के रखा हुआ था, दैट इज v माइनस u बाई टी। ये इनको मालूम था एक्सीलरेशन, उसको उन्होंने लेस खिला दिया होगा, तो उसने इनको बता दिया कि एक्सीलरेशन होता है। अच्छा t को ये क्या रिप्लेस करने जाने बताओ, यहां तक तुमको बात समझ आ गई। चलो अब मुझे बताओ s इज इक्वल टू ut प्लस, तो बोलो v माइनस u को क्या लिखा जा सकता है 80, क्या लिखा जा सकता है, तो v माइनस u
इट इज इक्वल्स टू 80। तो फार्मूला क्या बन गया बताओ? हाफ 80 इंटू टी, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो क्या इससे हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई है? बोलो। और ये वाली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है। थर्ड भी बनाई जा सकती है, हम लोग उसके चक्कर में नहीं, क्योंकि प्रूफ करना ही नहीं। अब हम अपने प्रीवियस सवाल में आते हैं और आशीष से फिर इसका आंसर लेते हैं, क्योंकि आशीष इसके इंटरेस्टिंग जवाब दे रहे हैं। चलिए, थोड़ा तुमको आइडिया लग गया ना? मेरे कहने का मतलब है वीटी के अंदर में जो एरिया होता है उसको तुम क्या कहते हो? बोलो, बस कहते हो, वही यहाँ अप्लाई करना, ठीक है। अगर आशीष नहीं बता पाएगा तब तुमसे पूछें। चलो, नाउ ये तो रहेगा, ओके। पहले का जवाब दो। क्योंकि मोदी सरकार की आशीष पे बहुत तिरछी नजर है, अब इसलिए इसको तेज करना बहुत जरूरी है। ये देखो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये t हो गया। चलो, ए पार्ट का जवाब दो। दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड in section AB. In section AB, it is equals to area under AB in VT curve. तो AB के अंदर में एरिया चेक करो तृप्ति, AB के अंदर में यही एरिया है, सही है। और कोई AFF भी लिखा है, तो दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसका एरिया लोगी? अच्छा, इसे एरिया ए ले लो, ABF, इट इज हाफ इंटू AF इंटू BF। वैल्यू प्लेस करो। वैल्यू तो प्लेस करो। वो तो तुम्हें बताना, हमें मालूम होता, मैं खुद ही बता देता, आइडिया नहीं ना। हाँ अनवी, वी ये सही बताए। दीपिका आप भी बताओ, आइडिया नहीं तुम्हें बताइए। अभिनव, करेक्ट। देखो कितना इसे ग्राफ रीड करना आ गया, तुरंत इसने देखा V0 बता दिया। हर चीज इसे आती है कि नहीं? वहां V0 लिखा था, लेकिन हम लोग नहीं देख पाए, अभी ना देख लिया, मेरे उसके क्रॉस V0 है, तो फिर हाथ कंगन को RC क्या? ये चीज है। इतनी बात समझ आ गई? तो दैट इज V0, नॉट नीचे लिखा है, ऊपर नीचे लिखा है, V0 T/2। अब जरा देखो, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ स्वास्तिका। एरिया अंडर BC कर, BC सेक्शन का बताओ। दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन BC सेक्शन, इन BC सेक्शन। अगली लाइन बोलो, BC into BF, that is area under BC section in VT curve। जैसा कि स्वास्तिका ने बताया कि ये BC into BF, वैल्यू प्लेस करो। BC कितना है? ये लेंथ कितनी है बोलो? 2T। ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ कट करो, कितनी बची? बोलिए तो काम बने, सवाल ही रुका पड़ा है। T ना, तो तुम ऐसे बोलो कि 2T - T, तो मैं वो लिख दूं यहाँ से यहाँ तक 2T। एक्सिस में तुम कैसे पता लगाती? यहाँ से यहाँ तक वैसे इतना हटा देते हो। तो वही चीज तो BC की जगह बोला तुमने, जो ये है वो ये है,
यदि ये टी है तो क्या ये टी नहीं हुआ? BF कितना हुआ? V नॉट। तो तुम मुझे बताओ कि किसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, AB में की गई है कि BC में की गई है? यस। तो इन BC सेक्शन मोर डिस्टेंस इज ट्रेवल। बोलो बात समझ आई? इन देखो डबल है, क्या लिखोगे? इन BC सेक्शन मोर डिस्टेंस इज ट्रेवल, क्योंकि उसने तो यहाँ से घर से कार स्टार्ट की और फिर जब हाईवे पे पहुंच गया तो 80 स्पीड से चला, और जब उसको पता चला बुआ का घर आने वाला है तो उसने ब्रेक पे पैर लगा दिया, बुआ घर पहुंच गया। तो पहले एक्सीलरेशन फिर यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसा सब करते हैं। जैसे हाईवे घर से निकलते हैं तो धीरे धीरे रेस देते हैं, और मेन रोड पर जब केवी वाली रोड आ जाती है तो मजे से चलाते हैं। मोर देन AB सेक्शन। अगला सवाल देखें जिगिशा, इन विच सेक्शन कार है जीरो एक्सीलरेशन? बोलो। C section. इन BC सेक्शन कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन, उस पर कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है। सही बात कह रही है कोई चीज को। इन BC सेक्शन कार हैज जीरो एक्सीलरेशन। चलो अनवी इसी पार्ट बताओ। What is the magnitude of retardation between 2t and 3t? सर उसको जस्टिफाई भी तो करना है कि क्यों जीरो एक्सेलरेशन As object is in uniform motion and has a constant velocity, V naught. अच्छा ये बताओ अनवी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन बोलो। ये आज का सबसे टैलेंटेड आंसर है और कोई भी नहीं बता सकता था, इसीलिए देखो मैं अनवी से ही पूछता हूँ। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन। और कोई होता ना तो बिना दिमाग लगा बोल देता कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन इज एरिया अंडर CD कर्व। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कहा सर रिटार्डेशन पूछा गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन पूछा गया है। दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितना इनका ब्रेन तेज हो चुका है, आप समझिए। है बड़ी बात कि नहीं? पकड़ लेती है शब्दों को तुरंत। ऐसे ही बच्चों को मोदी सरकार हंट कर रही है, बहुत बड़ी बात है। रिटार्डेशन वर्ड सुना, बोले ये तो एक्सीलरेशन। दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, अभी देखो मौजूद इसमें वैल्यू फीड कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ बोलो मौजूद, मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन। करेक्ट। हाँ आप भी बोलो आज। चलो जिगिसा बताओ। 0 minus V naught upon 0 माइनस V नॉट और अपॉन 3t minus 2t. 3t माइनस 2t। सही है। देखो फाइनल इसकी क्या वेलोसिटी है? वेलोसिटी की तो लाइन चल रही है। जब 3t था तो 0 थी और 2t था तो V नॉट थी। यही मौजूद ही बोले थे कि 0 माइनस V नॉट और 3t माइनस। दिमाग है लगा ले। अब ये माइनस V नॉट अपॉन t, सही है। तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन समझते हो ना? चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस
इतना तुम समझ गए ना, v माइनस यू बाई टी ही लगाया है। अगर तुम ना समझ पाओ, वी यू इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो अलग सिंबल है, फिर भी ये मर्जी हो तो कर v माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो है कि नहीं? बुआ घर पहुंच जाओगे तब भी क्या चलते रहोगे, और नाश्ता पानी रखा है, खाओ पियो। सही। अगला देखो, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। रोहित बताइए। देखिए, एरिया अंडर VT कर्व in AD section, ABCD। ये तो तुम्हें मालूम है ना। तो एरिया ऑफ यानी BCEF प्लस एरिया ऑफ CDE। तो एरिया ऑफ ABF तो तुम निकाल चुके हो, वो कितना आया है? V0T/2। एरिया ऑफ BCEF भी जरा मुझे बताइए, निकाला क्या आपने? V0T। और एरिया ऑफ ये वाला बताओ CDE, हाफ इंटू। आशीष बताओ जरा क्या फार्मूला लगाएं? तुम ही बचे हो अब। इसका पूछना दिग्विजय, आप बताओ क्या लिखे, बोलो। बहुत धीमे बताते हैं। नवदीप बोलो। ठीक है, वैसे वैल्यू बताया करो, तुम तो अच्छी चीज बताते हो, ये बिल्कुल अपने आप में क्रांतिकारी है। और कुछ लोग क्या कर देते हैं, 2t माइनस 3t बोल देते हैं, ऐसे भी लोग। तुम हर चीज को कितने प्रिसीजन के साथ बता रहे, यही चीज तुम्हारी मुझे पसंद आती है। तुमने 3t माइनस 2t बोला, ये अपने आप में कितनी समझदारी है। नहीं, फाइनल टाइम मैंने नहीं, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, नहीं तो ये टाइम ट्रेवल कर रहे होते आज। दैट इज, फिर से फर्स्ट पढ़ रहे हो नाउ, दैट इज CE V0 T/2 V0T प्लस हाफ T इंटू V0, तो कितना हो जाएगा? V0T/2 प्लस V0T प्लस V0T/2। V0T कॉमन ले लो, हाफ प्लस 1 प्लस हाफ, आसना क्या होता है? बोलो, ये कितनी वैल्यू है? 2 ना, तो दैट इज V0T इंटू 2, तो 2 V0T। अगला सवाल देखिए, जितनी बहुत देर बाद फिर से आपकी जरूरत पड़ गई। कठिन सवाल देखते ही आती याद आती हैं। चलो, नाउ 15th क्वेश्चन देखो। Mahesh moving on road with a uniform acceleration covers 20 meter in the first second and 40 meter in the next second. What is the acceleration? Uniform acceleration है, उसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन चल रहा है और 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में। इसने 20 मीटर डिस्टेंस कर ली। ए कांस्टेंट है और एस दे रहा है, ये केस 1 है। और केस 2 देखो, और साथ में 40 मीटर और कवर कर लिया, ये 20 पे पहुंच गया माइलस्टोन, और फिर उसके बाद 40 मीटर और कवर कर लिया। वो कितनी देर में? 1 सेकंड। 60 के माइलस्टोन में पहुंच गया। और भी माइलस्टोन होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 20 मीटर पहुंच गया, ये 0 था, और यहाँ से उसने कार निकाली 20 और थोड़ा पास कर लो तो तुमको लगेगा कि 60 दूर।
20 तक पहुंच गया, फिर 60 तक पहुंच गया। बोलो सही है? चलो, इसका क्या मतलब है कि मूविंग ऑन ए रोड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? covers 20 meter in first second and 40 meter in next second, तो इसका क्या एक्सीलरेशन? चलो, that is इसे t is equals to 1 और t is equals to 2 में डालो। t दिया है और x दिया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे इसकी कुछ स्पीड होगी, u है, ठीक है? ये मुझे बताओ s क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड था तो s कितना था? 20। u नहीं मुझे पता, लेकिन 1 सेकेंड तो है ना। अच्छा, हाफ a और इंटू 1 स्क्वायर, 1 सेकेंड रखा है। ये फार्मूला तुमको पता दिख भी जाए, मैंने t की जगह 1 रख दिया, u पता नहीं। अच्छा, s तो पता है ना, 1 सेकेंड में कितना चला, तो बताओ 20 कितना हुआ? u प्लस a बाई 2, सही है? इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब मुझे बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, अगर तुमको दिग्विजय पता चल चुका होगा तो तुम इसमें वैल्यू फीड कर लोगे, जरा मुझे बताओ। रखो, बोलो, थोड़ा तेज बोला करो। सही बता रहे हो, तुम्हें चीजें समझ में आ गई हैं। 60 इज इक्वल टू प्लस कहां से आ जाएगा? फार्मूले में रखो ना वैल्यू, u इंटू 2 हाफ a, आगे बोलो 2 स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, तो 60 क्या हो गया बोलो? 2u, और यहां से बोलो हाफ a इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? 60 इज इक्वल टू 2u प्लस 2a हो गया। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, मुझे बताओ कि इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? करो पूरे, यहां भी करो, यहां भी करो, पूरे में 2 से करो। बताओ, 40 यहां 2u, और यहां करो 2 से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा ना, 2 तो पूरे में होगा। बस यहां तक समझ आ गई? बोलो, ये इसके नीचे रख दो। कॉमन हो सकता है, हाँ? ये एक और मेथड बता रहे हैं, कह रहे हैं यहां तक करने के बाद 2 कॉमन लेके कट कर दो, तो बोलो 60 इज इक्वल्स टू u प्लस ए, तो 2 नीचे आ गया तो कितना बचा बोलो? देखो 2 से डिवाइड कर दिया है, सही है? तो u प्लस ए, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड के नीचे फर्स्ट रख दो, सेकंड के नीचे क्या रख लो? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? u प्लस ए बाई 2। अब मुझे बताओ, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल होते हैं क्या? तो u में से तो u कट जाएगा ना जब सब्ट्रैक्ट करोगे। अब बोलो 30 में से 20 गया, और वहां a में से a बाई 2 लगा, तब क्या होगा? a में से हाफ a हटा दो तो कितना बचा? बोलो, नहीं पता चल रहा है तो 1 माइनस हाफ करो, ऐसे भी तो हो सकता है। 1 में से आधा घटाया, कितना बचा? आधा बचा कि नहीं? तो 10 इज इक्वल्स टू a इंटू हाफ, तो बोलो कितना हो जाएगा? 20 इज इक्वल्स टू a। एक्सीलरेशन की क्या वैल्यू हो गई? तो क्या मीटर पर सेकंड में? तो a इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। दिग्विजय समझ में आई तुमको? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 बार फार्मूला लगाना, 2 बार फार्मूला लगाने के बाद 2 काट देना, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना। सब्ट्रैक्ट करने से ये आ जाएगा। 4 नंबर का सवाल है, जिसमें से मतलब ये 2 नंबर इसी में है। अब सेकंड पार्ट 2 देखो, चलो, दैट इज
चलिए, ए बॉडी इज फ्री लेफ्ट फ्री ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर 15 का बी। तो अब मुझे बताओ कि बॉडी है, उस पर एक ऐसे ही आदमी जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया है, उसको सिंपली गिरने देते, कोई बात नहीं, ऐसे ही गिर जाती। ये देखो, और ये इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे है, ये ऐसा प्लेन है, इसको भी हटा, ये इंक्लाइंड प्लेन बिल्कुल फ्री है। चल, अब इसमें कब से है? इट टेक्स 2 seconds टू रीच द बॉटम ऑफ प्लैंक। व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच टू ए टू बी पॉइंट? यानी 5 सेंटीमीटर चलने में कितना समय लगेगा यदि इसको ए से सी पहुंचने में, जबकि ये 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पहुंचने में इसे कितना समय लग गया? ये ब्लॉक है, ये धीरे धीरे गिर रहा है, ये ऐसा ब्लॉक है जो इस पे फिसल रहा है, सही है। अब देखो, तो ये मुझे बताओ, क्या ये फ्री फॉल की सिचुएशन है? जब यहां पर था ऑब्जेक्ट तो यू कितना था? 0 था, और वो 2 सेकंड में आप पहुंच जाता है। तो आप मुझे बताइए, यही फार्मूला लगाओ, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जबकि रोहित वैल्यू प्लेस करो, 20 इज इक्वल, बहुत अच्छा बता रहे हो, क्योंकि 20 में कितना हुआ? 2 सेकंड लग गया नीचे जाने में। और बोलो, a इंटू 2 का स्क्वायर। ए नहीं पता, जब सीधे चीज गिरती है तब ग्रेविटी लगती है। अब मैं जरा सा तिरछा करूं और कह दूं ग्रेविटी की रफ्तार से नहीं जा जाएगा क्या है, तब ग्रेविटी का कंपोनेंट लगेगा। समझ आएगा? पूरी ग्रेविटी थोड़ी लगती है, फिर फ्रिक्शन भी लगेगा। सीधी चीज गिरने में कोई फ्रिक्शन थोड़ी ना होता, तो इस पर फ्रिक्शन भी लग रहा है, ग्रेविटी भी लग रही है, वो सारी चीजें जो कि आप अगली क्लास में और विस्तार से पढ़ोगे। चलो, लेकिन आपने अच्छा बताया। तो 0 प्लस 2 स्क्वायर का मतलब 4, तो 2 आ गया, तो 20 इज इक्वल टू 2 है, तो a कितना हो गया? a समझ में आ गया? अब तुमको ये बताना है कि a से b जाने में कितना समय लेगी। ये तो तुमने k से बता दिया, टाइम टेकन, इसको हेडिंग में लिख लो, फ्रॉम a टू b। हाँ रोहित बोलो, यही फार्मूला लो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, बस वैल्यू डालो, इज इक्वल टू 0 इंटू, अब 2 क्या यहाँ से यहाँ भी 2 लेगी क्या? तो 2 क्यों बता रहा? टी तो निकालना ही है ना। 10 क्यों बता रहे हो? अच्छा 10 आया हुआ टी स्क्वायर सही है। तो 5 इज इक्वल टू 0 प्लस, इससे इसको कट करो, 5t स्क्वायर। तो 5 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। आशीष तुम्हारी जरूरत पड़ी, तो t की क्या वैल्यू आ सकती है? बोलो, बहुत जानते हो, इतना तो कोई भी नहीं जानता। 5/5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो √1 इट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। समझो, शुरू के 5 सेंटीमीटर तक गिरने में उसे 1 सेकंड लगा, बाकी के 15 में भी एक ही लगा है। कितना स्पीड अप हो गई, एक्सीलरेशन लगता है। तो चीज देखो, यहाँ से यहाँ तक एक लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरे में एक ही लिया, 15 सेकंड। तो दैट इज टेकिंग पॉजिटिव साइन।
बोलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि व्हाट इज दिस नाउ। 7 से 13 तक के क्वेश्चन करो। ग्राफ पेपर मिल जाएगा। चलो एसी चाहिए तो चला दें जी। चला दो। ये लो। ये कागज एक्स्ट्रा लीजिएगा। क्या नहीं, मैं भी देखता हूँ सवाल तब बताऊँ। सवा 11 तक है। ये लो। मिला आपको? ग्राफ मिला? ये लो।